यहाँ पे आज का चैप्टर है परिवहन। क्या है? परिवहन। परिवहन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जैसे कोई ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ता, वैसे ही कोशिका में भी एक वस्तु को दूसरे वस्तु, सुनो ध्यान से, कोशिका में भी एक जगह से जो उपयोगी वस्तु है और अनुपयोगी वस्तु को लाने और ले जाने में एक कोशिका जो महत्वपूर्ण निभाता है उसी को बोलते हैं लोग ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। जैसे गाड़ी आप खरीद लिए, तो खरीद लिए तो वस्तु लाने ले जाने के लिए खरीदे होंगे, चाहे उसमें आदमी ढो, चाहे कुत्ता ढो, चाहे बिलाई ढो, तो वो आपका क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट। लेकिन यहाँ आपका जो शरीर में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब कहने का यहाँ तो कुत्ता बिलाई को ढोएगा नहीं, यहाँ जब भी ढोएगा तो शरीर के लिए जो भी उपयोगी वस्तु है उसी को लाएगा और उसी को ले जाएगा। जैसे खाना के साथ आपको बालू दे दिया जाए, चावल में मिला करके बालू दिया जाए, तो चावल क्या आपको तो रख लेगा, लेकिन जितना भी उसमें बालू है उस सब बालू को क्या करेगा? निकालने का काम करेगा। कारण क्या है? कि वस्तु उपयोगी शरीर के लिए नहीं। जैसे आप खाना खाते होंगे ना, तो जितना स्पीड से दांत चलता है उतना ही स्पीड से जीभ भी चलता है, और जीभ उसको उतना ही जल्दी मिक्सचर करता है, मतलब मिलाने का काम करता है, सान देता है। लेकिन उसमें देखते हैं एक छोटा सा तिनका चल जाता है तो जीभ है जिस हिसाब से दांत चल रहा है उस हिसाब से जीभ उतरा जाएगा, मतलब टूट जाएगा, कट जाएगा। लेकिन जीभ वहीं पर कहता है भाई रुक जाओ, दांत कोई आ गया है जो हमारे शरीर को क्या करेगा? नुकसान करेगा, या शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। देखते हैं काकड़ जाने के बाद एकदम लग रहा है कि दांत पीस रहा है सब चीज को, लेकिन काकड़ जाने के बाद उतना ही दांत जहां पे जैसे था वैसे ही रुक गया। मुंह अगर चल रहा है तो रुक गया, और नहीं चल रहा है तो उसको फिर देखते हैं। जीभ कितना चतुर है कि जहां पे आंकड़ यहाँ है तो यहाँ से जीभ निकाल निकाल के ओकरा मुख पर ले आता है और उसी को लाता है, ना कि चावल को लाता है। तो जो वस्तु उपयोगी है उसको शरीर रखता है, ले जाता है, और जो वस्तु उपयोगी नहीं है उसको बाहर करता है। और इसके लिए जो विशेष अंग है कोशिका है, उसे हम लोग क्या बोले? परिवहन। क्या बोले? परिवहन। कोई दिक्कत? तो परिवहन समझ गए कि शरीर के लिए जो आवश्यक पदार्थ है उसको ले जाना और लाना, ये क्या काम करता है सर? परिवहन का। दूसरा हो गया, सुनिए, जाइलम। क्या हो गया? जाइलम। कहता है जाइलम एक प्रकार का जो क्रिया होती है, ये होती है पेड़ पौधे में। किसमें होती है? पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवाहक ऊतक है। कहता है जिसका प्रमुख कार्य है पेड़ पौधे के सभी भागों तक जल को पहुंचाना। यानी पेड़ पौधे में जो माना गया है कौन? जाइलम। ये पेड़ पौधे में इसलिए बनाया गया ना ताकि शरीर से उसका प्रत्येक ऑर्गन तक आपका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी पानी का बंटवारा हो। इतना भी हम लोग, जितना हम लोग उसके शरीर एक्टिव है उससे भी ज्यादा कई गुना पेड़ पौधे का भी शरीर एक्टिव है। देखोगे जब पानी वो ज्यादा अवशोषित कर लेता है तो भी पानी को उत्सर्जन कर देता है। वो भी पानी को पत्ते पर देखेंगे टूसा में छोटा छोटा बूंद सुबह सुबह लटक जाता है, तब वो पानी कहाँ से आया? कोनो अम्ल वर्षा हुआ है, शीत गिरा है। गर्मी में कौन शीत गिरता है? ठंडा में कौन शीत तो गिरता है, लेकिन बरसात में कौन शीत गिर रहा है? लेकिन नहीं, अभी देखिए पानी का एक एक बूंद घास फूस पर लगा होगा। लगने का मुख्य रीजन कि जल को इतना ज्यादा वो अवशोषित कर लिया कि जल उसके लिए शरीर से ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया तो वो पानी को क्या किया? एक एक बूंद कर करके शरीर से बाहर कर दिया। और शरीर, सुनो, पेड़ पौधे में जाइलम का काम है प्रत्येक अंग तक, यानी कि पानी को पहुंचाना। ठेठ भाषा में रखिएगा कि पेड़ पौधे में जाइलम का काम है उसका अंग तक पानी को पहुंचाना। किसका? जाइलम। समझ गया ना? जाइलम कोशिकाएं जो होती है वो मृत होती है। कैसे होती है? मृत कोशिकाएं होते हैं। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। तो याद हो गया, जाइलम का काम क्या है? शरीर में, शरीर क्या है, पेड़ पौधे में पानी को नीचे से ऊपर प्रत्येक पत्ता तक ले जाना। ठीक है, ताकि पेड़ पौधे अपना भोजन को तैयार करने में किसी प्रकार के कोई समस्या उसके साथ ना क्रिएट हो। तो ये है जाइलम का काम। जाइलम हमेशा आपका जड़ से ऊपर पत्ता की ओर जाता है। कहाँ जाता है? जड़ से हमेशा पत्ता की ओर जाता है जाइलम। लेकिन इसके ठीक अगर उल्टा हम लोग कर देंगे तब फ्लोएम।
जाइलम जल पहुंचाता है, जाइलम क्या पहुंचाता है? जल। लेकिन फ्लोएम का काम जो है ना, फ्लोएम का काम है कि जो भोज्य पदार्थ बनेगा, भोज्य पदार्थ बनेगा, उस भोज्य पदार्थ को यानी प्रत्येक अंग तक, भोज्य पदार्थ को प्रत्येक अंग तक क्या करना, यानी कि बांटना, पहुंचाना, वो काम है किसका? आपका फ्लोएम का। किसका है? फ्लोएम का। फ्लोएम जब भी चलता है तब ऊपर से नीचे, कहाँ चलता है? ऊपर से नीचे। और जाइलम हमेशा चलता है नीचे से ऊपर। कोई दिक्कत? तो जाइलम हमेशा पेड़ पौधे में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। फ्लोएम ऊपर से नीचे। खाना कहाँ बनेगा? पत्ता में। और पत्ता बनेगा तब प्रत्येक अंग तक चाहिए ना। जैसे हम लोग मुख में खाना खा लिया तो क्या क्या मतलब हम लोग को एनर्जी मिल गया। जब तक खाना ससार करके गलकंड के द्वारा अगर पेट में नहीं पहुंचता है और उसमें जितने भी उसका ऑर्गन है जब तक भाग नहीं लेता है तब तक हम लोग को कोई खाना एनर्जी देने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर आपका गला बांध दो, भरदम मुख में डाल दे रसगुल्ला, तो क्या लगता है कि एनर्जी आपको मिल जाएगा? नहीं। न मिलने का कारण क्या है कि जब तक वो क्रियाएं यानी कि अन्य कोशिकाओं के साथ नहीं संपर्क में आएगा तब तक फ्लोएम का कोई काम नहीं है। वैसा ही है फ्लोएम पेड़ पौधे में, वैसा ही है फ्लोएम पेड़ पौधे में कि भोज्य पदार्थ बन गया तो उसको प्रत्येक अंग तक पहुंचाना क्या कहलाता है? फ्लोएम। और फ्लोएम ऊपर से नीचे और जाइलम नीचे से ऊपर। कोई दिक्कत दोनों पॉइंट में? नहीं सर। अब देखिए इसका एक आपका यहाँ पे दे रखा है अंतर। जाइलम और फ्लोएम में अंतर आ जाता है कि जाइलम किसे कहते हैं, फ्लोएम किसे कहते हैं? अंतर। तो जाइलम यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाया जाने वाला संभाग उत्तक माना गया है। जाइलम मृत उत्तक है। कैसा है? मृत उत्तक है। कहता है जाइलम कोशिकाएं मृत होती है। कहता है जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है, नीचे से ऊपर। एक उल्टा करना है, संवहन उत्तक होता है जिसका प्रमुख काम है भोजन को प्रत्येक अंग तक पहुंचाना। ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। इसका धनात्मक हो जाएगा ना, और इसका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। फ्लोएम कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है। और जीवित होती है, कोई पूछ देगा कि फ्लोएम कोशिका जीवित है कि मृत है? जीवित। और जाइलम क्या है? मृत। कोई दिक्कत नहीं। तो फ्लोएम जीवित या मृत? जीवित। जीवित। जाइलम मृत। जाइलम हमेशा नीचे से ऊपर और फ्लोएम ऊपर से नीचे। नीचे। फ्लोएम का काम क्या है? भोज्य पदार्थ को प्रत्येक अंग तक पहुंचाना। और जाइलम का काम क्या है? प्रत्येक अंग तक पानी को पहुंचाना। पानी कहाँ रहेगा? पत्ता पर जड़। जड़ से पानी को प्रत्येक अंग तक बांटना क्या कहलाता है? जाइलम। अब कहता है पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? पादप मीन्स क्या होता है? पेड़ पौधे। पादप मीन्स पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे में खनिज और लवण का बंटवारा कैसे होता है? कहता है यहाँ पादप में जल और खनिज लवण का वहन मुख्य रूप से जाइलम उत्तक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। यह प्रक्रिया जड़ में मिट्टी से, जड़ में मिट्टी से खनिज और जल को अवशोषण शुरू करता है और शुरू करके जड़ के रोम जल और खनिज को ग्रहण कर लेता है। और ग्रहण करने के बाद खनिज ऊपर की ओर तने और पत्तियां तक पहुंचाए जाते हैं। कहता है इस परिवार का मुख्य चालन वाष्पोत्सर्जन है, जिसके कारण पत्तियां से जल वाष्प के रूप में क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। फिर से ध्यान दीजिए, कहता है पादप में जल और खनिज लवण का संवहन कैसे होता है? तब पादप में जाइलम के द्वारा यानी कि जल का संवहन होता है। किसके द्वारा? जल किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। और जल कहाँ से? तो जड़ के मूलरूप के द्वारा क्या करता है? अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद वो प्रत्येक अंग तक क्या करेगा? पहुंचाता। तो वो जाइलम में हो, जाइलम का काम हो गया पादप में। अब कहता है खनिज लवण का वहन कैसे करेगा? तब फ्लोएम का काम क्या है? जल जैसे ही जाएगा तो उसके बाद जो जल ज्यादा हो गया तो उसको कहता है ना कि वाष्पोत्सर्जन हो गया, मतलब जल ऊपर आ गया और ऊपर से सूख गया, गिर गया, तो वो हो गया वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन होने के बाद देखिए ये था आपका पेड़ पौधे के पत्तियां। क्या है? पेड़ पौधे देखें, देखिए कहता है निकलता और जाइलम में जल का स्तंभ ऊपर की ओर खींचता जाता है। कहां से? जड़ से। कोई पूछ देगा जाइलम
में कहाँ से स्तंभ ऊपर की ओर खींचता है? जड़ से। अगर पेड़ पौधे में जड़ नहीं रहेंगे, उसका मूलरूप नहीं रहेगा, तो पेड़ पौधे जल को ऊपर की ओर स्थानांतरित नहीं कर पाएगा। जैसे हम लोग के देखते हैं ना, वेंस मतलब नस, जिस प्रकार से हम लोग के पेड़ पौधे में जड़ है उसको सपोर्ट करके रखा है, मजबूत बना करके रखा, प्रत्येक अंग तक पानी पहुंचाने का काम क्या है, वैसे ही मानव के शरीर में नस है। देखते हैं पानी आपका मांस में नहीं चढ़ाया जाता, हमेशा नस में चढ़ाया जाता है। आखिर ये मूलरूप है शरीर का, क्या है? मूलरूप है। ये जाता है, इसके बाद जहाँ जहाँ पानी की आवश्यकता पड़ता है उसको भरपाई कर देता है, कोशिका लेता है। जहाँ पानी की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो पानी को वो क्या करता है? भरपाई नहीं कर पाता है, कर पाएगा। जैसे आपने टैबलेट खाया माथा दर्द का, तो चल तो गया पेट में, लेकिन क्या वो हर जगह दर्द खत्म करेगा कि माथे के दर्द को खत्म करेगा? माथे को दर्द खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ घुलने के बाद पानी कहा कि कहाँ पर दर्द हवाओ, तो माथा, चलो माथा की ओर है, माथा पर आएगा, वो धीरे 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 क्या करेगा? वो रिएक्शन को काटेगा। तो इसी प्रकार से मूलरूप है जो पानी को क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या करता है? ऊपर की ओर ले जाता है। अब पादप में भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण कैसे होता है? जब खाना बन गया तब बांटेगा कैसे? कलछुल से बांटेगा? नहीं। तब चम्मच से? तब किससे बांटेगा? अरे नहीं बांटेगा तो लुट बटार हो जाएगा और हाथ लगा देगा, है ना जी? जैसे घर में पुआ पूरी बना तो देखता है ना, क्या करता है? कोई दे परोस से बस ऐसे दिया लेके पॉकेट में डाल दिया, तो भोज पदार्थ बट गया। और ओकरा बांटे से पहले ही देख लेता है कि आ रहा है, लेके भाग जाएगा, तो अगर पहले ही सबके कूदी कूदी आदमी कर देता है, सब खाएगा। और थोड़ा थोड़ा सब के देखोगे ये वो कटोरी में, वो पत्तल में, वो के प्लेट में रख देता है, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना। उसी प्रकार से पादप में भोज पदार्थ मतलब भोजन को बांटा गया है। तो कैसे कहता है? पौधे में भोजन का स्थानांतरण जो हुआ है वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। और फ्लोएम ऊतक कैसा ऊतक है जी? जीवित ऊतक है। कैसा है? जीवित। कहता है ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज बनाता है, जिससे फ्लोएम कहता है घुलनशील रूप में पूरे पौधे में पहुंच जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। जैसा ही भोज्य पदार्थ बनता है और बनने के बाद फ्लोएम प्रत्येक अंग से होते हुए प्रत्येक अंग तक जाता है, तो वहाँ घुल मिल जाता है, ग्लूकोज बना लेता है, और ग्लूकोज जिससे फ्लोएम घुलनशील रूप में पूरे पौधे में पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया स्थान ऋण कहलाता है। मतलब स्थान ऋण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। कहता फ्लोएम भोजन को ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में ले जाने का काम करता है। फ्लोएम ऊपर और नीचे दोनों दिशा में क्या करता है? ले जाने का काम करता है। इस प्रकार जड़, तना, फूल, फल सभी भागों को आवश्यक भोजन देने का काम करता है। जैसे आप देखोगे कि वैसे पौधे जो फल ले चुके हैं, मतलब फूल ले गए हैं और फूल से फल बन रहे हैं, उसमें देखिएगा सारे व्यक्ति जो होते हैं वो पानी देने का काम करता है, ताकि इस फल में पानी किसी प्रकार के अवरोधक न बने। और उस फल को पानी ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है ताकि फल को किसी प्रकार से कोई समस्याएं न, जो भी उसको कमी हो सारा पानी के द्वारा वो क्या कर ले? प्राप्त कर ले। जैसे अभी हम लोग देखिए खाद वाद डालेंगे पौधे में, तो खाद वाद डालते हैं नीचे मिट्टी में, मिट्टी से वो क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है, और वाष्पोत्सर्जन करने के बाद वो अपने शरीर में स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद देखिए ना, पौधा एकदम हरा हरा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। जैसे यूरिया का काम क्या है बताइए? पौधे हरा करना और लंबा करना, है ना। और डीएपी का काम क्या? उसको मजबूत बनाना। क्या बनाना? पौधे को मजबूत देखोगे डीएपी हमेशा एक बार डाला जाता है। जैसे अभी खाद बाद डाल देगा खेत में रोपने से पहले, काला मिट्टी की तरह था। उसका काम क्या है? पौधे को एकदम जड़ को इतना मजबूत कर देना ना, ताकि वो एनर्जेटिक हो जाए। समझ गए? जैसे आप लोग के बचपना में दिया गया होगा वैक्सीन, और वैक्सीन किसका दिया गया था? पोलियो का, बीसीजी का, और कोविड का भी दे देता है, ताकि बुतरू के 60 साल तक कोई बीमारी टच ना करे। और वही नहीं दे पाता है, उसका अगर एंटीबॉडी बॉडी में कम जाता है तो वही बीमारी ना मार देता है, जिसको बोल दिया पोलियो मार। तब पोलियो मारने का मुख्य रीजन क्या हो गया?
शरीर में एंटीबॉडी 60 साल तक डेवलप नहीं कर पाया, जिसका असर हो गया कि वो 30 साल 35 साल में क्या हो गया, मरने गया, पोलियो मार गया। तो ये जो प्रक्रिया था ना, जड़ तना फल फूल सब तक के भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है, पादप। सॉरी, पादप में कौन, फ्लोएम। और फ्लोएम ऊपर और नीचे दोनों तरफ चलता है। कैसा, ऊपर और नीचे दोनों। और फ्लोएम जो है वो जीवित कोशिका माना गया। कैसा कोशिका, जीवित कोशिका। कोई दिक्कत। अब सुनिए, बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पानी को उड़ जाना, बाष्प बन जाना, उसी को ना बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, है ना। जैसे अभी बरसात है, बरसात में बताइए बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज होगा या धीमा होगा, बताइए। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगा, अभी धीमा। अभी देखते हैं कोई कपड़ा भी जल्दी सूख नहीं पाता, कारण क्या है कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीमा है, धीमा है ना। लेकिन गर्मी के दिन में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज होती है, और तेज होने की वजह से कपड़े तुरंत टांगिए, तुरंत सूख गया, समझ गया। तो बाष्पोत्सर्जन वही कहता, पौधे के वायवीय भागों में जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन करते हैं। जब पेड़ पौधे मूलरूम के द्वारा, मूलरूम मतलब जड़ के द्वारा पानी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तब अवशोषित करने के बाद उसको पत्ती के द्वारा, पत्ती में रंध्र होता है, पत्ता में क्या होता है, रंध्र। यानी आपने देखा होगा पत्ता ऐसा ही होता है। अब ये आपका पत्ता है, क्या है, पत्ता। अब ये आपका पत्ता है, तो इस पत्तियां में छोटा छोटा ऐसा क्या होता होगा, रंध्र। क्या होता है, रंध्र। और रंध्र क्या होता है, खुलता है। रंध्र क्या होता है, खुलता है। इसका द्वार खुलता है, और खुलता है जिसके कारण यानी जो पानी का अवशोषण हुआ है, अब पानी है ही नहीं हमको आवश्यकता, तो ये पानी को रंध्र के द्वारा क्या करता है, बाहर कर देता है। क्या कर देता है, बाहर। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा, समझ गए ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन में सबसे ज्यादा अगर अहम रोल निभाता है तो वो है पत्तियां। क्या, पत्तियां में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, और उस रंध्र को बोला गया है अस्टोमाटा। क्या बोला है, कोई पूछेगा कि रंध्र को क्या बोला बाबू, अस्टोमाटा। क्या बोला, अस्टोमाटा। कोई दिक्कत, समझ गया। कहता है जैसे कि मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 मीटर जल इस क्रिया से छोड़ता है, जबकि एक सेब का पौधा इतने ही अंतराल में 10 से 20 लीटर जल निष्कासित कर देता है। सोचो, कहता है एक मकई का अगर पौधा लेते हैं तो 3 से 4 लीटर, कितना लीटर, 3 से 4 लीटर। लेकिन अगर वही सेब का पौधा सेब ले लिया जाए तो सेब का पौधा 10 से 20 लीटर जल को निष्कासित करता है। एक पत्ती अधिक से अधिक अपने भार के बराबर जल को बाष्पोत्सर्जन के द्वारा 1 घंटे से कम समय में निकाल सकता है। औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के करीब 100 गुना पानी को निकालने का काम करता है। सोचो, एक पेड़ अपने शरीर के कै गुना पानी बाहर निकलता है, 100 गुना। किसके द्वारा, बाष्पोत्सर्जन। और बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, पेड़ पौधे में, रंध्र। तो कोई पूछ देगा कि एक पेड़ अपने जीवन काल में कितनी पानी को बाहर निकालता है, 100 गुना। क्या गुना, तब बताइए मकई में बाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं ज्यादा होगा या सेव में, सेव में। मकई में कम, मकई में भी देखते होंगे पानी होता है, बट उसमें ज्यादा नहीं जितना सेव में है। सेव काटते होंगे पूरा पानी पानी, सेव का जूस निकाल सकते, मकई का जूस पियो, नहीं ना। उसको देखते हैं कि हम लोग बाष्पोत्सर्जन के द्वारा सुखा देते हैं, और सुखा करके ओकरा पुट्ठा खाते हैं। लेकिन सेव को सुखा पाओगे, उसको आग में डालोगे वो जल्दी सूखे नहीं पाएगा। कारण क्या है कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। क्या उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है ना। और ये देखिए है पौधा के पत्तियां। अब ये है आपका पत्ता, ठीक है। और इस पत्ते में देखिए वो जो खुला द्वार है आंख की तरह, वो आपका हो गया रंध्र। रंध्र के द्वारा यानी कि गैसों का आदान प्रदान भी होता है और बाष्पोत्सर्जन भी होता है। क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन। समझ गए ना। अब आया बाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर। बाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण का मतलब है बदलना। कहता है बाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण में निम्नलिखित अंतर। बाष्पोत्सर्जन के वायवीय भागों से जल का रंध्र द्वारा वाष्प में बदल जाता है, जिसको हम लोग बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और स्थानांतरण बोलते हैं पौधे में जल खनिज लवण, पौधे में जल खनिज
लवण और खाद्य पदार्थ नीचे से ऊपर संचालन होता है, उसे स्थानांतरण कहते हैं। फिर से सुनिए, पौधे में खाना क्या बोल सकते हो? पौधे में खाना मतलब खाद्य पदार्थ, और खाद्य पदार्थ नीचे से कहाँ जाता है? ऊपर, और ऊपर से नीचे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो नीचे से पानी ऊपर की ओर पत्ते तक आया, पत्ता उसको वाष्पोत्सर्जन कर दिया, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन। तब वाष्पोत्सर्जन में पानी ऊपर जाएगा और बाहर निकल जाएगा, और स्थानांतरण में क्या होगा? प्रत्येक अंग तक यानी भोज्य पदार्थ बटेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानांतरण। क्या बोलेंगे जी? तो इसमें कोई दिक्कत बताइए? जाइलम फ्लोएम, जाइलम जीवित है कि मृत है? फ्लोएम जीवित है। फ्लोएम हमेशा धनात्मक दिशा की ऋणात्मक दिशा धनात्मक, और जाइलम ऋणात्मक है ना। जाइलम का काम क्या है? और फ्लोएम का काम क्या है? ऊपर से नीचे खाद्य पदार्थों को अंग तक बांटना है ना जी। उसका काम क्या है? फ्लोएम का। अब सुनो, वाष्पोत्सर्जन का क्रिया पौधे के लिए क्यों महत्व है ना? वाष्पो सुनिए, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए पौधे का क्या महत्व है? तथा वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए कई महत्व है। सबसे पहले तो महत्व है कि यह जड़ से जल और खनिज लवण को ऊपर की ओर खींचने में मदद करता है। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होता तो क्या जड़ से पानी ऊपर की ओर चढ़ता? तब वाष्पोत्सर्जन में ही क्रिया है जो जड़ से पानी को लेता है और ऊपर पत्ता तक क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। तब पहला आपका क्रिया याद हो गया, जड़ से पत्ते तक पानी को उठाने का काम कौन करता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। दूसरा है, कहता है पत्तियों का तापमान नियंत्रित करता है ताकि वे न सूखे। देखोगे पत्ता जो हरा भरा है, अभी देखिए सारे पेड़ पौधे का पत्ता हरा भरा है। हरा भरा होने का कारण क्या है? कि सारा पत्ते में जल भरा है। क्या भरा? जल। और जल भरा है तो पत्ते आपका पूरी तरह से हरा भरा रहेगा, और जब हरा भरा नहीं रहेगा तो समझ जाइए कि जल उड़ा में है ही नहीं, और जल जब नहीं रहेगा तो पत्ता सूख जाएगा और वो धीरे धीरे पीलापन हो जाएगा। क्या हो जाता है? पीलापन। वैसा ही शरीर में, मानव के शरीर में भी कोशिकाओं में जल की आवश्यकता पड़ता। आपने पढ़ा है ना कि मानव के शरीर में 70%, कितना प्रतिशत? 70% पानी है। क्या है? पानी। और पानी होने का रीजन क्या है? पानी इसलिए है कि हम लोग के शरीर को बैलेंस बना करके रखा। जैसे पानी जिस दिन कम जाएगा बॉडी में, उस दिन आप सूख जाइएगा। जैसे कोई आदमी मोटा है, मोटा आदमी के शरीर में पानी खूब मनी रहता है ना, जिसके कारण पूरा फूलल रहता है इससे, तो उसका शरीर पूरी तरह से क्या है? पानी से भरा। और जो आदमी सूखा है, क्या है? सूखा है तो अगर शरीर में पानी है, जैसे देखो पीछे लड़का है, उसका कई लीटर पानी निकलेगा। खड़ा हो रही, खड़ा हो ना, कैमरा घुमा देंगे। बताइए आप कितना लीटर पानी पीते हैं प्रत्येक दिन? तो गिलास तो पौवा में चल जाओ। कई पौवा पीता है? 2 पौवा, 1 पौवा? कितना पानी पीता होगा बताओ? पानी अगर जिस दिन आप पीना शुरू कर दोगे, शरीर में पानी का मात्रा बढ़ जाएगा, शरीर फैल जाएगा। पानी की मात्रा जब तक आपका शरीर में कम बढ़ जाओ, पानी की मात्रा जब तक कम रहेगा, शरीर आपका पतला दुबला रहेगा। ये नहीं कहने का मतलब कि शरीर में पानी का काम है ओनली फॉर शरीर को फुला देना। क्या करना? जैसे पेड़ पौधे में देखिए सबसे ज्यादा आपको कैरा
केला देखें, केला केला का स्तंभ पूरी तरह से पानी है, पूरी तरह से क्या है, पानी। उसका शरीर देखिए बोटा कितना मोटा होता है, और जब उसी को काट करके 24 घंटा छोड़ दे देखिए वो बोटा सूख जाएगा, सूख जाता है ना। तो उसी प्रकार से यानी कि पत्तियां में जल का काम है कि पत्ती को सूखे न देगा और प्लस मुकरा नियंत्रित करके रखेगा। तापमान, मौसम, जैसे आज मान लिया धूप है तो धूप किया तो पत्ता तो सूख जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो स्टोर करके रखेगा। क्या करके रखेगा? स्टोर करके रखेगा ताकि पत्ता सूखे ना पाए। अब आता है सुनिए जंतु में परिवहन। जंतु में परिवहन के लिए सबसे पहला जो है रक्त है। क्या है? रक्त। रक्त समझते हैं ना, ब्लड। रक्त मीन्स ब्लड। और जब तक ब्लड आपके शरीर में नहीं रहेगा तब क्या परिवहन होगा? और रक्त कहाँ चलता हुआ हो? नास में, ऊपर नीचे करता है। रक्त कहाँ चलता है? नस में। नस आपका कितना होगा बताइए लगभग? नस आपका अच्छा घंटा भी आता है। नस बताइए आपका कितना लंबा होगा रे मिस्टर? पीछे निकाल के दो। आपका बताइए लंबा कितना नस होगा? यहाँ से कितना, कौन सा शहर चल जाएंगे? पटना चल जाएंगे ना, पटना नहीं करेंगे। बोलिए। से पटना नस है आपके शरीर में? कहाँ कहाँ है? हर जगह है। कान में है? नाक में? नाक में भी है। सबसे मोटा नस हाथ से भी ज्यादा है जान में। कहाँ है? जान में। जान वाला जो नस है आपका वो कनेक्टेड है डायरेक्ट यहाँ पे आपका फेफड़ा लंग्स से, इससे लंग्स हार्ट से, समझ गए ना। और हार्ट से जैसी कनेक्टेड है, जैसे देखोगे कोई आदमी का कहता है ऐसे मिस्टर, कोई आदमी के सुनोगे कि उसका हार्ट बीट रुक गया, या हार्ट बीट मतलब धड़कन, दिल का दौरा आ गया था। दिल का दौरा आया था, उसका 2 गो 3 गो जो सुराग था वो ब्लॉकेज हो गया। तब ब्लॉकेज हो गया तब वहां पे क्या करता हो, एक पतला नुमा यहाँ पे आपका छिद्र करेगा, छिद्र करके नस के द्वारा पाइप डालेगा, पाइप ला करके यहाँ आपको वेन में घुसा देगा। और इतना पतला यानी कैसे स्टेंडियन होता है उसको छोड़ देगा, और छोड़ देगा तब ब्लॉकेज जो था वो तो नस खुल न गया। पाइप जैसे देखते हैं ना घर में, देखोगे कि पाइप तनियों में भरा जाता था मट्टी से, तो लकड़ी से भूर देता था ना ताकि पानी निकले लगे। तो वैसा ही होता है शरीर में, अगर हार्ट बीट आपका रुक गया, जैसे देखिए ऐसा है, ये ऐसा ब्रोंची है, ऐसा इसका देखिए, अब ऐसा आपका है, अब यहाँ पे तो ये मान लिया पूरी तरह से यहाँ पे भर गया, अब भर गया तो इसको कैसे साफ करेगा? यहाँ पाइप इसको में डाला, पाइप डालने के बाद पतला ये देखिए यहाँ ला के छोड़ दिया, यहाँ से यहाँ छोड़ दिया, ये पाइप चालू हो गया नहीं चालू हो गया ना। तो वो काम किसका है? रक्त। रक्त को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसके द्वारा? वेन्स। वेन्स मतलब नस के द्वारा। किसके द्वारा? बैठो। अब सुनो रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। कोई पूछेगा रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार के तरल संयोजी उत्तक है जिसका रंग लाल होता है। क्या होता है? लाल। और लाल किसके कारण होता है? किसके कारण? याद हो गया? लाल रक्त किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7.4। पूछेगा कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अब 7 से लेकर काम होगा, यानी 7 होगा, तो 7 होगा तो न्यूट्रल हो गया जी। न्यूट्रल, ये तो उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और 7 से लेकर काम हो गया, 7 से जिसका काम तक काम हो गया वो क्या हो गया? अम्ल हो गया। क्या हो गया जी? अम्ल। और 7 से जो ज्यादा हो गया वो क्या हो गया? क्षार हो गया। क्षार मतलब भस्म हो गया। क्या हो गया? बस। तो ये आपका जिसको लोग बोलते हैं बेस, और अन्य हो गया एसिड। क्या हो गया? एसिड। तो कोई पूछ देगा जो 7 से कम है वो क्या एसिड है बेस है?
एसिड। और 7 से जो ज्यादा है बेस, मतलब भस्म हो गया। जो 7 है वो न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया। कौन हो गया? उदासीन, मतलब न्यूट्रल हो गया, इसका कोई रंग वंग नहीं होगा। तो 7 से ऊपर ब्लड है, तो 7 से ऊपर ब्लड है मतलब वो क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय। क्षारीय मतलब हल्का कड़वा रहेगा। क्या रहेगा? हाँ। तो इसका पीएच मान कितना होता है ब्लड का? एक मनुष्य के औसतन शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है। कितना लीटर? अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तब 5 से 6 लीटर, लेकिन हम लोग के शरीर में 5 से 6 लीटर खून है? नहीं सर। बताइए, हम लोग का शरीर में 5 से 6 लीटर नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा कम हो या थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे जनरली माना गया है कि एक मानव स्वस्थ है तो उसका ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर। और 5 से 6 लीटर खून बनता किससे कि बताइए? खान पान अगर अच्छा है, आहार अच्छा है तो ब्लड आपका अच्छा बनेगा। और खान पान अगर गड़बड़ है तो आपका ब्लड बनने में थोड़ा तकलीफ होगी। तो फिर से सुनिए, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजक ऊतक है जिसका रंग क्या होता है? लाल। और लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। एक औसतन व्यक्ति के शरीर में कितना लीटर? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर का होता है खून होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। कोई पूछ देगा खून के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी। क्या बोला? हिमेटोलॉजी। याद हो गया? हिमेटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। क्या हो गया? याद रखिएगा, पूछेंगे हिमेटोलॉजी। रक्त के प्रमुख देखिए संघटक है। इसका नाम है पहला आरबीसी। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल। रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल। और इसका पूरा नाम है आरबीसी का, अभी ये बताएं, लाल खून है ना, मतलब लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिकाएं मतलब रेड ब्लड सेल होता है जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कोई पूछ देगा कि आरबीसी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? पूछ देंगे कि आरबीसी कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल कितना दिन होता है? 20 से 120 दिन का। कितना? 20 से 120। कोई पूछ देगा कि खून कहाँ मर जाता है? तब प्लीहा। कहाँ मर जाता है? कोई पूछेगा खून का कब्रिस्तान किसी को कहा गया? प्लीहा। किसको कहा बाबू? प्लीहा। खून का कब्रिस्तान किसको कहा? प्लीहा या तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली। समझ गए? आरबीसी का मौत कौन है? प्लीहा। समझे? आरबीसी का मौत कौन है? प्लीहा। आरबीसी का उदय कहाँ होता है? ऑरिजिन अस्थि मज्जा। कहाँ? याद हो गया? कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि आरबीसी कहाँ बनता है? नष्ट कहाँ हो जाता है? प्लीहा। जीवन काल कितना है? 20 से 120। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड। कोई दिक्कत? पूरी तरह से याद हो गया? अब कहता आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। कोई पूछ देगा कि आरबीसी में केंद्रक होता है? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। कहता है जिसके कारण डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता। कोई पूछ देगा कि डीएनए टेस्ट करने में आरएनए का कोई भूमिका है? तो डीएनए टेस्ट में आरएनए का कोई भूमिका नहीं है। कारण क्या है कि केंद्रक है ना। केंद्रक जब नहीं रहेगा तब के माई है और कौन बाप है ये पता चलेगा? केंद्रक कैसे ना पता चलता? और केंद्रक में डीएनए टेस्ट हुए नहीं करेगा क्योंकि हमें केंद्रक मौजूद है नहीं। कहता आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। कोई कोई जगह आरबीसी को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट। कहता है इसका प्रमुख कार्य शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना। कोई पूछ देगा आरबीसी का प्रमुख काम क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑक्सीजन को क्या है? ऑक्सीजन को पहुंचाना। आरबीसी का काम क्या बाबू? ऑक्सीजन को पहुंचाना। आरबीसी शुरू स्टार्ट कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। नष्ट कहाँ हो जाएगा? प्लीहा में। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन? 20 से 120 दिन। आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल। आरबीसी नष्ट कहाँ हो जाएगा? पीपी में। प्लीहा में। कहाँ जाएगा? प्लीहा में। आरबीसी का क्या काम है जी? ऑक्सीजन को पहुंचाना। कोई दिक्कत? अब आता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी श्वेत रक्त कणिका।
Yes, sir. श्वेत रक्त कणिका, इसको हिंदी में कहता है श्वेत रक्त कणिका और इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल या कर्पसल। कहता है जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में, कोई पूछेगा सुनिए ध्यान से, आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में। इसका मृत्यु हो जाता है कब्रिस्तान कहा गया प्लीहा, जो आरबीसी का वही डब्ल्यूबीसी का, जो आरबीसी का वही डब्ल्यूबीसी का। इसका जीवन काल 12 से 20 दिन, यानी 0 से 20 बोल सकते हैं, 12 से 20 दिन। यह शरीर को रोगाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। जिस दिन हम लोग के शरीर में डब्ल्यूबीसी कमजोर हो जाएगा उस दिन हम लोग के शरीर सुरक्षा करना छोड़ देगा। समझ गए? डब्ल्यूबीसी जब तक मजबूत है शरीर में तब तक कोई बीमारी नहीं होगा, और जिस दिन डब्ल्यूबीसी हाथ उठा देगा बीमारी धर के भर जाएगा। समझ गए? जैसे आप लोग के कोरोना नहीं हुआ होगा, कारण क्या है? डब्ल्यूबीसी तो नहीं मजबूत है। Yes, sir. अभी इतना खाता है रपेट के, कहीं खाएला मिलता है तो नहीं टूट पड़ता है, लाव पूरी करे लगता है। तो आपका अभी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों क्या है? मजबूत है। यही बूढ़ों के आरबीसी भी कमजोर रहता है और डब्ल्यूबीसी भी क्या रहता है? कमजोर, जिसके कारण बूढ़ों को कोरोना जल्दी अटैक करेगा। जैसे बीमारी आपको कुछ भी होगा ना ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बूढ़ा को बीमारी धरवा दो जबरदस्ती और आप कहो कि अब ठीक होगा तुम बाबा, आप कहता हूँ डायरेक्ट ठटली पर ठीक गोड़ तोड़ देगा, तू गोड़ जुटता है नहीं। क्यों? क्योंकि उसका डब्ल्यूबीसी अब बन ही रहा है। और डब्ल्यूबीसी का मेन रोल क्या है बाबू? डब्ल्यूबीसी का मेन रोल क्या है? शरीर में रोगाणु से लड़ना। क्या करना? शरीर में। तो कोई पूछ देगा शरीर में ऑक्सीजन का वाहक किसे कहा गया? आरबीसी। और शरीर में रोगाणुओं के लिए सुरक्षा कौन देता है? और डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा आता है? श्वेत। कैसा? कैसा छोटे? श्वेत। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा। और नष्ट कहाँ होता है? इसको बोला गया लिम्फोसाइट। क्या बोला गया? डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट और एरिथ्रोसाइट किसको बोला गया था? आरबीसी। कोई दिक्कत? अब कहता है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स कहता है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसका जीवन काल 7 से 10 दिन। फिर से सुनिए, आरबीसी 20 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 12 से 20 दिन। निर्माण अस्थि मज्जा और नष्ट दोनों प्लीहा में। प्लेटलेट्स भी कहाँ बन रहा है? अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल 7 से 10 दिन। कहता है यह स्तनधारी प्राणी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्तन पर आता है, जल वाला में। कोई पूछ देगा प्लेटलेट्स जल वाला में पाया जाएगा? नहीं सर। जो जलचर पशु होंगे, पक्षी होंगे, वो उसमें प्लेटलेट्स नहीं पाया जाएगा। इसका मुख्य कार्य है खून को थक्का करना। कहता है ये थ्रोम्बोसाइट का रहता है। क्या कोई पूछ देगा प्लेटलेट्स का काम क्या है? खून को थक्का जमना। जैसे कोई का कट गया, छट गया, तो देखोगे कोई के ब्लड तुरंत रुक जाता है, और कोई कितना पानी नहीं होता है, प्लेटलेट्स नहीं होने की वजह से वो जल्दी रुकवे नहीं करता, बाहर आ बाहर आ, बस हटाइएगा पट्टी, छोड़िएगा तुरंत बहेगा। मतलब उसका प्लेटलेट्स क्या है? तो हो गया। और प्लेटलेट्स को क्या बोला गया? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोला? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोला? थ्रोम्बोसाइट। याद हो गया? रक्त के 3 कणिका, पहला डब्ल्यूबीसी, दूसरा आरबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या है? खून को थक्का जमाना। खून को थक्का जमाना। जैसे देखोगे, जैसे हम लोग के शरीर में कट गया तो ब्लड जल्दी नहीं न रुकता है, नहीं रुकता है, क्योंकि हम लोग के शरीर में प्लेटलेट्स कम है, और जिसका प्लेटलेट्स ज्यादा है उसका शरीर में तुरंत खून क्या हो जाएगा? जैसे देखिए मलेरिया नाम सुने हैं ना? मच्छर डेंगू के काटने से होता है, और डेंगू जब काटता है तो वो प्लेटलेट के भगाता है, और प्लेटलेट के भगा देगा ना, सुनिए, प्लेटलेट को जब भगा देगा तो शरीर में खून का थक्का नहीं जमेगा, कट पाएगा, और वो शरीर को पूरी तरह से कमजोर कर देगा। और कमजोर कर देगा तो वहां पे क्या खाना है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए? बताइए। कीवी, बकरी के दूध, पपीता है ना, पपीता का पत्ता का जूस, ये सब खाने से क्या होता है? प्लेटलेट्स बढ़ेगा। समझ गए? तब प्लेटलेट्स कैसे बढ़ेगा? पपीता खाइए,
कीवी खाइए और पपीता के पत्ता के जूस और बकरी के जूस पीजिए। समझ गए? बकरी का जूस। अच्छा, हुआ है कि दूध डुप्लीकेट हुआ है। नहीं ठीक कर पाएगा। हाँ। अब सुनो, रक्त के जमने में पटिकानु प्लेटलेट्स की क्या भूमिका है? कहता है रक्त के जमने में प्लेटलेट्स की मुख्य भूमिका रक्त स्राव को रोकना होता है। जो ब्लड शरीर से निकलता है उसको ये रोकने में मदद करता है। अगर ब्लड नहीं जमेगा तो शरीर में क्या होगा, शरीर से पूरा खून निकल जाएगा, और जब पूरा खून निकल जाएगा तो शरीर बैलेंस रहेगा, मर जाएगा। कहता है जब रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त हो जाता है तो प्लेटलेट्स उस जगह पर इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा हो जा करके कहता है बाबू अब जो होले अब रुक, और उसको नहीं रुकता है तो जबरदस्ती प्लेटलेट्स रोकता है, और वही नहीं रुकता है तो हम लोग प्लेटलेट्स रोकने के लिए डॉक्टर के पास जाते, कहता बांधिए बैंडेज, और बैंडेज कस के बांध देता है तब प्लेटलेट्स वहाँ पे मजबूत हो जाता है, और मजबूत होता है तो 24 घंटा में ब्लड क्या हो जाता है, रुक जाता है। जैसे देखते हैं ना कोई के कपाल उपाल फट गया, तब फट जाने के बाद टाँका दे दिया जाता है। टाँका देने से क्या होता है, वहाँ प्लेटलेट्स जल्दी काम करेगा, क्योंकि दोनों कोशिका अगर जो खिंचा गया है वो खिंचा गया है, उसको पकड़ लिया, तब पकड़ लिया तब प्लेटलेट्स वहाँ मजबूत ना हो गया। और अगर कोशिका खिंचाइले रह गया इसे तो उसको सूखने में, आपस में आने में बहुत टाइम लगेगा ना। तो जब भी देखोगे कि कान कपार फटता है लंबा तो डॉक्टर तुरंत क्या मार देता है, स्टिच। स्टिच मतलब टाका, टाका मारने से क्या होगा, प्लेटलेट्स वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और जल्दी सूखेगा। कोई दिक्कत? समझ गया? तब प्लेटलेट्स का काम क्या है, उनको थक्का जाना माने में रोकना, चिपचिपा बनाना, और ये रक्त स्त्राव को धीमा कर देता है, बंद कर देता है। छोटे कोशिका खंड जिन्हें थ्रोम्बोसाइट, क्या बोला गया इसको, कोई पूछेगा क्या बोला गया जी, थ्रोम्बोसाइट। क्या बोला बाबू? अब आया धमनी और शिरा। क्या आया? धमनी और शिरा में अंतर लंबा हो जाएगा।